इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड। जय हिंद। सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला में एक बार फिर से आप सभी गणमान्य अतिथियों और हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कई वर्षों से सुदर्शन प्रतिष्ठान अपने राष्ट्रीय और समाजवादी दायित्वों का पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह का आयोजन करता रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत हम भारत की उन महान विभूतियों को अपना एक कार्यक्रम समर्पित करते हैं जिनके त्याग और बलिदान ने इस देश की दिशा और दशा को तय किया है। इस कार्यक्रम को हमेशा से ही अपना संरक्षण और सानिध्य देते रहे हैं सुदर्शन परिवार के मुखिया और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी। मैं उनका हार्दिक आभार करती हूँ पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज राष्ट्रीय व्याख्यान माला में हमारे बीच एक ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो न केवल एक प्रखर राजनीतिज्ञ हैं बल्कि राष्ट्रवादी चिंतक भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी हमारे प्रधान संपादक से कि आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे बीच ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो एक प्रखर राजनेता हैं, लेकिन आपने बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, आप जाने माने लेखक भी हैं। राष्ट्रवादी चिंतक होने के साथ साथ सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय में आपने विश्वास रखते हुए लोगों को एकजुट करने का हमेशा प्रयास किया है। आज उन्हीं के शब्दों में उनकी कुछ मुख्य बातें, इस देश से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें और कुछ ऐसी बातें जो हमारे और आपके जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे, कुछ ही पल में हमारे आज के मुख्य वक्ता आपके बीच रखेंगे। इससे पहले मैं एक और अतिथि से आपका परिचय कराना चाहूँगी। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस आज के आयोजन के अध्यक्ष हैं श्री NP सिंह जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी और RWA के अध्यक्ष भी हैं। मैं अपने स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री नंद किशोर गर्ग जी से अनुरोध करती हूं कि वो भी हमारे आज के मेहमानों का स्वागत करें। और बिना समय गवाए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे सुदर्शन परिवार के मुखिया कि वो मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना आपके समक्ष रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री जी, कार्यक्रम के पूरे आयोजन के स्वागत समिति के अध्यक्ष नंद किशोर गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सिंह साहब, उपस्थित सर्व बंधु एवं भगिनी। हम पिछले 10 साल से जिस कार्यक्रम को लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि 10 साल में एक विषय को हम नहीं ले पाए जो कि हमारा इतना आत्मीय है कि हमको ये विषय बाहर का लगा ही नहीं, इसलिए नहीं ले पाए। लेकिन नहीं ले पाए ये दुख रहा कि हमने दलित विषय पर 10 साल में हर साल 7 व्याख्यान होते, मतलब 70 व्याख्यान अब तक हुए, लेकिन हमने दलित वाला विषय नहीं लिया। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हमारे इतने अंदर का है कि हम दलित कुछ और है, अलग है, ऐसा मानते ही नहीं है, इसलिए नहीं लिया। लेकिन ये इसलिए लेने की जरूरत है क्योंकि कभी कभी हमारा खुद का ही परिचय भ्रमित करवाने के लिए लोग जो मकड़जाल, षड्यंत्र, ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम अपने आप का परिचय भी भूल जाते हैं। और इसलिए हिंदू धर्म का ही अविभाज्य भाग, श्वास, जो दलित विषय है, इस विषय को आज आपके सामने रखने के लिए जब इसकी योजना बन रही थी तो नंद किशोर जी ने कहा कि नहीं, इनको बुलाना चाहिए। तो हमने कहा कि ये इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। और जब वो आए, मैं तो उनको सालों से जानता हूँ, उनके कई लेख भी पढ़े हैं, भाषण भी सुने हैं। आज उनका एक नवीन रूप भी पता चला कि न्याय के अधिकार की लड़ाई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने जा रहे हैं। जैसे हम सारे विभिन्न प्रकार के राइट की बात करते हैं, तो कानून का राइट, इस विषय पर भी उन्होंने काम शुरू किया है। मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि उस अभियान में हम आपके साथ रहेंगे।
इस कार्यक्रम की लोकप्रियता रात के 8 बजे के टीआरपी के बराबर है। व्याख्यानों को लोग सुनना नहीं चाहते, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन शाम को 6 बजे से 7 बजे का स्लॉट, जो कि जनरली स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट का होता है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन हमने उसको एक वैचारिक मान दिया और वो वैचारिक एक्सेप्टेंस देश भर में इसको अच्छी मिली है। अभी अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मुझे अमर सिंह का फोन आया था, जिनको हमने दूसरे वक्ता के नाते एक अलग वैचारिक दृष्टिकोण के लोगों को भी अपना विषय रखने के लिए इस मंच पे बुलाएंगे करके बुलाया था। तो मुंबई में लैंड हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि जब से मैं व्याख्यान देकर गया हूँ, मुझे ऐसे ऐसे फीडबैक मिल रहे हैं कि मैंने जीवन भर इतने भाषण दिए, उसके बारे में तो मुझे लोगों ने कभी नहीं कहा, लेकिन एक भाषण की जो सबसे बड़ी चर्चा रही वो सुदर्शन के व्याख्यान माला में दिया हुआ भाषण था। ऐसे और भी कई उदाहरण पिछले 70 भाषणों में 10 सालों में वक्ताओं को मिले हैं, हमको भी अनुभूति मिली है। आज एक और अनुभूति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए शास्त्री जी हमारे बीच है, मैं उनको निमंत्रित करूंगा। आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान एनपी सिंह जी और मंच पर बैठे हुए हम लोगों के अग्रज, गार्जियन भी हम लोग कहते हैं उनको, ऐसे श्री नंदकिशोर गर्ग जी, और इस व्याख्यान माला में उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों। चौहान जी का जब मुझे आमंत्रण मिला यहाँ पर अपनी कुछ बातें रखने के लिए, तो मैंने इसे अपने सौभाग्य में जोड़ लिया, क्योंकि अमूमन जिस विषय पर इन्होंने बोलने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया, इस विषय पर राजनीति तो बहुत होती है, पर सामाजिक दृष्टि से इसका चिंतन न के बराबर होता है। और देश में दलित समस्या को केवल और केवल एक राजनीतिक समस्या का रूप दे दिया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन सब विषय पर जब चर्चा होती है। भ्रम पैदा है जनता में, आवाम में, और दलित विषय के समझ के प्रति एक तरह से देखा जाए तो उदासीनता भी दिखाई देता है। एक जो स्थापित सत्य है, समझ है, बस उसी पर लोग चल रहे हैं। कोई किसी में यह इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई देता कि हम लोग ये समझ सके कि दलित समस्या वास्तव में है क्या और इसका समाधान क्या हो सकता है। अब जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि सवर्ण, यानी कुछ सवर्ण लोग होते हैं, कुछ दलित लोग होते हैं। सवर्णों का दलितों के ऊपर अत्याचार, यह ऐसी बात नहीं। सवर्ण के बारे में जो हमारी समझ है वो क्या है और कितना भ्रमात्मक है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है दी अनटचेबल। उसको हिंदी में जब उसका अनुवाद हुआ तो उसका नाम अछूत कौन और कैसे, ऐसा करके लिखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दी अनटचेबल के पेज नंबर 100 पर यह लिखा कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो लगभग सभी सवर्ण हैं, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं
और सवर्ण का अर्थ है वर्ण के साथ। तो जिस प्रकार ब्राह्मण सवर्ण हुआ, जिस प्रकार क्षत्रिय सवर्ण हुआ, जिस प्रकार वैश्य सवर्ण हुआ, उसी प्रकार शूद्र भी सवर्ण हुआ, क्योंकि वह भी एक वर्ण के साथ है। ये लिखित उनका है। फिर भी आज हम सवर्ण सवर्ण यही चीज सुनते हैं। ये हम उदाहरण दे रहे हैं कि दलित समस्या के संदर्भ में हमारी समझ किस लेवल पर है। ऐसे ही दलित समस्या का जब चर्चा होता है तो वहां कभी कहते हैं ये शूद्र है, कभी कहते हैं ये दलित है। दलित और शूद्र ये भी दो अलग शब्द हैं। ये पर्यायवाची भी नहीं है, ये समथिंग लाइक दैट भी नहीं है, कुछ नजदीकी का रिश्ता हो ऐसा भी नहीं है। इस संदर्भ में भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा आज, और यहां आज जो कुछ भी मैं बोलूंगा केवल हमें जो अपने शास्त्रों में और इतिहास इत्यादि में जो महत्वपूर्ण लोगों ने बोला है मैं उसी को यहां कोट करूंगा। मेरे तरफ से कुछ नहीं होगा, ये मानकर आप लोग चलें। शूद्र और दलित के संदर्भ में हम यही जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की समझ बहुत थी, और हम तो ये भी मान के चलते हैं कि वो अंतिम समझ थी, उससे हम बाहर नहीं जाना चाहते। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्र और दलित के बारे में क्या उनके विचार थे, उनकी क्या समझ थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में ही एक और किताब लिखा था। उस किताब का नाम था हु वेर शूद्रास। उसका हिंदी में जब अनुवाद हुआ तो उसको कहा गया कि शूद्रों की खोज, या कहीं जगह कहा गया शूद्र कौन, ऐसा करके विभिन्न अनुवादकों ने अपने अपने टाइटल दिए। पर हु वेर शूद्रास के का जो उन्होंने प्रीफेस लिखा था 23 नवंबर 1948 को, उस प्रीफेस में जो कुछ भी लिखा जाता है कंक्लूजन लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रीफेस के पहले पेज के 3rd पैराग्राफ में जो लिखा है, आप उससे समझ सकते हैं कि दलित क्या है और शूद्र क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले पेज के 3rd पैराग्राफ में लिखा कि भारत के जो शूद्र हैं, दलित हैं, भारत के जो दलित हैं, वर्तमान दलित हैं, ये प्राचीन या वैदिक कालीन शूद्र नहीं हैं। शूद्रों के लिए जो नियम कानून बने हैं वो वर्तमान दलितों पर लागू नहीं होता है। और उन्होंने उस पैराग्राफ को क्लोज किया है ये कहते हुए कि विधिकारों को या इतिहासकारों को भारत के इतिहास का समुचित ज्ञान होता तो गत शताब्दी के भीषण नरसंहार को रोका जा सकता था। ये उन्होंने लिखा। यानी डॉक्टर अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि भारत में जो दलित हैं ये शूद्र नहीं है, और इसलिए शूद्रों के लिए जो नियम कानून बना है शास्त्रों में, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेना देना शब्द भी लिखा है। अंदाज कीजिए कि आज जब भी बात चलती है और शूद्र दलितों की समस्या की चर्चा भी कोई करता है तो 99% उसका विषय शूद्रों के बारे में होता है कि शूद्रों के साथ ये होता था, शूद्रों के साथ वो होता था, शूद्रों का जबान काट लिया जाता था, शूद्रों को हीन भावना से देखा जाता था। पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात लिखा है कि भारत के वर्तमान दलित प्राचीन या वैदिक कालीन शूद्र नहीं है, तो बात नहीं है, खत्म हो गई। शूद्रों के साथ क्या होता था इस देश में, सवाल चर्चा उसकी नहीं बल्कि दलितों के साथ क्या हो रहा है और दलित समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। लेकिन हमारी समझ तो अभी कितनी दूर है आप अंदाज लगा सकते हैं। 200 साल से दलित समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है। साहू जी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर जी, सारे लोग, हम लोग, आज सुरेश चौहान, सारे लोग हम लोग दलित समस्या के समाधान में लगे हैं। और ये क्रम 200 साल से चल रहा है। अभी और कितने 100 साल चलना चाहिए इस समस्या को। इस समस्या के समाधान के लिए टाइम बाउंड
कोर्सेस ऑफ एक्शन नहीं तय होनी चाहिए? ये सवाल है, क्योंकि हम अभी समझ ही नहीं डेवलप कर पाए हैं रोग कहाँ है और हम इलाज कहाँ कर रहे हैं, हम बातें क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि दलित वर्ग का कोई एक नौजवान पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन करके जब सोसाइटी में आता है तो उसको दलित डॉक्टर दलित इंजीनियर कहा जाता है। कितनी मेहनत से वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आता है। दलित वर्ग का कोई व्यक्ति अगर आईएएस आईपीएस कर लेता है तो उसको दलित आईपीएस ऑफिसर कहा जाता है, दलित आईएएस ऑफिसर कहा जाता है, दलित सिविल सर्वेंट कहा जाता है। 20 लाख लोगों में चुनाव जीत करके कोई एमपी जब पार्लियामेंट में पहुंचता है तो पार्लियामेंट में भी उसकी यही पहचान होती है, दलित एमपी, दलित सांसद। 20 लाख लोगों में नंबर 1 होकर कोई यहां आता है, यानी इतना विकास करने के बाद फिर भी उसकी पहचान दलित की दलित। साइंटिस्ट, इंजीनियर कुछ भी हो जाते हैं दलित। यहां तक कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा इस देश में कि एक व्यक्ति इस देश का प्रेसिडेंट बन जाता है, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। लेकिन के.आर. नारायणन को इस बात से नहीं जाना जाता है कि वो भारत के प्रेसिडेंट थे, बल्कि इस बात के लिए याद किया जाता है कि वो पहले देश के प्रथम दलित प्रेसिडेंट थे। यानी प्रेसिडेंट भी दलित होने लगा। दलित का अर्थ होता है लो, निम्न, नीचे, सोशल सामाजिक व्यवस्था में हीन। तो जब यही सामाजिक व्यवस्था में दलित का मीनिंग है तो विकास इत्यादि का दलित से लेना देना क्या हुआ? 100 करोड़ रुपए अगर कमा करके कोई दलित समाज में अपना पहचान बनाता है तो उसको पैसे वाले का पहचान नहीं बनता है, बल्कि उसको कहा जाता है पैसे वाला दलित। यानी कितना भी विकास कर ले, अगर दलित वर्ग का है तो उसे दलित वर्ग का ही चस्पा लगा रहता है और उसकी पहचान दलित ही होती है। फिर कहां से समस्या का समाधान होगा? ये देखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दलित समस्या कोई आर्थिक समस्या नहीं है, कोई राजनीतिक समस्या भी नहीं है, शैक्षणिक समस्या भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर से पढ़ा लिखा कौन था? पर डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नेता नहीं, बल्कि दलितों के मसीहा बनकर के रह गए थे। यानी उनकी पढ़ाई लिखाई का मतलब भी केवल वही था, उतना कि हाँ, एक पढ़ा लिखा दलित नेता, संविधान का निर्माता दलित नेता। इसलिए दलित समस्या कितनी कठिन है और कितनी उलझी हुई है, इसका आप अंदाज लगाइए। दलित समस्या का समाधान करने जाएंगे तो आपके सामने तमाम यक्ष प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला तो यक्ष प्रश्न यही खड़ा हो जाएगा, मनुस्मृति में तो ये लिखा है, सुन ले तो कान में शीशा डाल दीजिए, बोल दे तो जबान काट लीजिए। ये सब सही। यक्ष प्रश्न का मतलब क्या होता है? पांडवों को जब प्यास लगी तो पानी के लिए सभी भाई एक एक करके तालाब के किनारे पहुंचते गए, प्यासे थे, यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने की कोशिश करते थे और मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। यानी अगर दलित समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने अगर प्रश्न आते हैं और हम उस प्रश्न का उत्तर देने में असफल होते हैं, यथोचित प्रश्न नहीं देते हैं, तो इसका मतलब कि हमें मूर्छित होना ही है। हमारे सारे प्रयास निष्फल होंगे, वो फलीभूत नहीं हो सकते। ऐसा ही हो रहा है देश में कि हमारे सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, हम उन प्रश्न का उत्तर कैसे दें और यथोचित है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अब जैसे मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि बहुत ये खराब है, इसमें बहुत सारे अनर्गल चीजें लिखी गई है। चौहान साहब, आश्चर्य होगा आपको कि मनुस्मृति का एक श्लोक में कोट करूंगा। यहाँ बाबा जी लोग भी बैठे हैं, समझ सकते हैं, और संस्कृत के लोग भी, समझदार लोग बैठे होंगे। आप निश्चित ही ये कहेंगे कि ये श्लोक को तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा होगा। मनुस्मृति के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 155 क्या है? विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तु वीर्यते
वैश्यानाम धनदानत शूद्राणाम एव जन्मत। यानी ब्राह्मण विद्या से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ होता है, वैश्य धन से श्रेष्ठ होता है और शूद्र जन्म से श्रेष्ठ होता है। शूद्राणाम एव जन्मत। यानी इसका अर्थ ये भी निकलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं होते। ये मनु जी ने लिखा है। तो इसकी क्या सच्चाई है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन ऐसे वर्ण के लोग होते हैं जो द्विज कहे जाते हैं, द्विजत्व की प्राप्ति होती है। द्विजत्व का अर्थ ही होता है सामान्य अर्थ में दूसरा जन्म, यानी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। पर शूद्र को द्विजत्व की आवश्यकता क्यों नहीं? और ये द्विजत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? तो एक सर्टेन आयु के बाद उपनयन संस्कार होता है, तब द्विजत्व की प्राप्ति होती है। जैसे 7वें साल में, 9वें साल में या 11वें साल में उपनयन संस्कार होता है। पर दलितों, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। किस लिए? क्योंकि उनको द्विजत्व की आवश्यकता ही नहीं थी। पर कहीं कहीं दलित लेखक क्रूर प्रयास करते हैं हिंदुत्व पर प्रहार करने के लिए, तो कहते देखो ब्राह्मणों ने तो दलितों का उपनयन ही रोक दिया था, जबकि हकीकत ये था कि उनको उपनयन की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो जन्म से ही श्रेष्ठ थे। अब ये सारी समझ है, ये सब प्रश्न के उत्तर हैं, यक्ष प्रश्न। एकलव्य के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कितनी भ्रमित बात है, और गवर्नमेंट का भी सहारा उसमें है, उस भ्रम को आगे बढ़ाने में। एकलव्य के बारे में यही आप लोगों की जानकारी होगी कि एक दीनहीन भील बालक था जिसका ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। इससे ज्यादा नहीं उसका कहानी का जिस्ट निकलता है। पर अगर मैं दावे के साथ कहूं और प्रमाण के साथ ये कहूं कि ये टोटल गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बचपन से तो हम लोगों ने सरकारी किताबों में इसको पढ़ा है, कोई पढ़ता नहीं है। सॉरी टू से, महाभारत के वन पर्व में आज जाकर के रात में लाइब्रेरी में बैठे और निकाले वन पर्व, और वन पर्व से ही एकलव्य की कथा प्रारंभ होता है। वन पर्व में एकलव्य ने स्वयं अपना परिचय दिया है, और उसका परिचय सुन करके आपको अंदाज लग जाएगा कि कितना बड़ा धोखा हिंदुस्तान में हिंदुओं को वर्टिकल डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है। एकलव्य बहुत लंबी कहानी है, मैं बहुत संक्षिप्त में सार के रूप में रख रहा हूं, क्योंकि विद्वान लोग बैठे हैं, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा जाकर के। एकलव्य ने अपना परिचय दिया है। एकलव्य ने कहा है, जैसे हस्तिनापुर का अर्थ होता है, मान लीजिए मोटे तौर पर दिल्ली, और मगध का अर्थ होता है बिहार यानी पटना। तो हस्तिनापुर का सबसे बड़ा दुश्मन मगध था, मगध का राजा, और मगध का राजा जरासंध। ये जरासंध वही जरासंध था जो मगध से मथुरा पर आक्रमण करने के लिए जब निकला था, तो कृष्ण को मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा था, द्वारिका जाना पड़ा था। ये जरासंध यानी मगध का राजा वही था। तो उसने अपने परिचय में ये कहा कि मैं मगध के राजा जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का इकलौता बेटा एकलव्य हूं। यानी एकलव्य वाज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर हमें कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है कि वो एक दीनहीन बालक था, आदिवासी बालक। वो आदिवासी नहीं था, बल्कि एक प्रधानमंत्री, एक प्रधान सेनापति क्या हो सकता है? क्षत्रिय हो सकता है, पर उसको दीनहीन बालक के रूप में। कितनी बड़ी विडंबना इस देश में हिंदुत्व को तहस नहस करने के लिए चल रही है। हकीकत यह है कि हिंदुत्व तो तहस नहस होगा नहीं, बल्कि उलझ जाएगा, और उलझ जाएगा तो मानवता और इंसानियत उलझ करके रह जाएगी, जैसा कि दुनिया भर में हो रहा है। एकलव्य का अंगूठा लिया था, लेकिन एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको अपग्रेड करने के लिए लिया था। क्योंकि कहानी के दौरान उसने कहा था, एक द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझसे तुम वरदान मांगो, तो एकलव्य ने कहा था कि अगर मुझसे आप खुश हैं,
वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अर्जुन के बराबर बना दीजिए। और द्रोणाचार्य ने कहा था तथास्तु, यानी हो जाओ। तो आजकल की बात तो है नहीं कि कहें कुछ और करे कुछ और, पर द्रोणाचार्य तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में हस्तिनापुर में थे, वो तो उसको कुछ पढ़ा भी नहीं सकते थे, पर तथास्तु तो बोल दिया था। तो उन्होंने इनडायरेक्ट उसका राइट हैंड का अंगूठा इसलिए लिया कि अर्जुन और एकलव्य में अंतर सिर्फ इतना था कि अर्जुन लेफ्ट हैंडर था, सब्यसाची था। सब्यसाची का अर्थ ही होता है लेफ्ट हैंडर, और एकलव्य राइट हैंडर था। तो एकलव्य को लेफ्ट हैंडर बनाने के लिए राइट हैंड का अंगूठा इसलिए ले लिया गया कि किसी चीज को पकड़ने के लिए अंगूठे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन खींचने के लिए बगैर अंगूठे के नहीं खींच सकता है। तो उसका राइट हैंड का अंगूठा ले लिया गया ताकि वो लेफ्ट में धनुष पकड़ना शुरू करेगा राइट में, और लेफ्ट से खींचेगा और लेफ्ट हैंडर हो जाएगा। उसको अपग्रेड करने के लिए किया गया था। कोई पढ़ता ही नहीं, दुख इस बात का है। ऐसे ही ढोल गवार शूद्र पशु नारी किस भाषा में है? भोजपुरी में और ब्रज भाषा में है। लेकिन इसका उत्तर अगर पंजाबी भाषा के विशेषज्ञ करने लगेंगे तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा ही होगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कहा है। अधिकारी क्या है? हम सब इसमें से बहुत सारे लोग अधिकारी हैं। चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़े अधिकारी होंगे, पूरा बैनर ही इनके नीचे चल रहा होगा। अधिकारी का कोई जज है तो उसको अधिकार है सामने वाले को फांसी देने का, जेल भेजने का। यानी ये अगर अधिकारी हैं तो इनके पास जो अधिकार डेलीगेट्स किया गया है, जो समाज ने उनको निहित किया है, धरा उनके अंदर भर दिया है, वो अधिकार वो यूज करेंगे किस पर? अपने ऊपर कि सामने वाले पर। उदाहरण के लिए जैसे कोई महिला जा रही हो, उसके साथ छेड़छाड़ होता हो, महिला इस बात की अधिकारी है कि तुरंत 2 थप्पड़ मारे उस छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को, और समाज भी कहेगा कि बहन जी आपने बिल्कुल ठीक किया, और समाज भी उसको पीटना शुरू कर देता है। ये उसे स्पेशल प्रिविलेज है। इन केस ऑफ बॉयज, कोई लड़की किसी लड़के के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करती है तो लड़के को यह अधिकार नहीं है कि वो लड़की को हाथ लगाए। उसको यह अधिकार कि वो पुलिस में जाए, कंप्लेन करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये है, ये केवल औरत को ये नहीं, केवल औरत को ये है, ये व्यक्ति को नहीं है, मेल को नहीं है, फीमेल को है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए जैसे गाय है, जानवर है। जानवर अगर किसी को सींग मार दे तो हम गाय की हत्या करके गोहत्या के पापी हो सकते हैं क्या? अगर हम गाय को पीटना भी शुरू करें तो लोग क्या कहते हैं कि भाई आप तो मनुष्य है, वो तो जानवर है, आप क्यों जानवर बन जा रहे हो? आपको तो बच करके रहना चाहिए था, उसका स्वभाव है ऐसा। अगर इस कोई मान लीजिए गवार व्यक्ति आपके बगल में है, बैठा हुआ, आपके ऊपर थूक दे तो आप उसको पीटने लगेंगे, पागल कोई। लोग कहेंगे भाई वो पागल है, आप क्यों पागल हो रहे हैं? उसका तो स्वभाव है, यानी उसका तो अधिकार ही है, वो तो अधिकारी ही है इस बात का कि वो आपको प्रताड़ित कर सकता है, आप उससे बच के क्यों नहीं? ढोल का तो अधिकार ही है बजना। आप सुकर्म करें तो आपके पक्ष में बजेगा, कुकर्म करेंगे तो आपके विरुद्ध बजेगा, लेकिन ढोल तो बजेगा ही बजेगा। ऐसे ही शूद्र सेवक था, उसको सेवा करने का अधिकार उसका था, वो अपना मालिक जो भी कहे वो करता था। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती थी तो उसका दोष नहीं होता था, क्योंकि वो तो अपने कर्म को करता है, वो अपने अधिकार को करता है जो उसके मालिक ने डेलीगेट किया था। ये था, पर हम नहीं समझ सके तुलसी के जीवन में क्या था। जब पत्नी ने उनको इग्नोर किया और वो अपने घर से निकल के काशी में आकर के राममय हो गए थे, तो उनके जीवन में सिर्फ राम और सीता थे। राम उनके आराध्य थे और सीता उनकी माँ थी। वही अपनी माँ के बारे में ऐसी बात कैसे लिख सकता था? कल्पना कीजिए। पर हमारे समाज को बांटने के लिए हमारी इन सब चीज़ों को हमारे ही ऊपर प्रयोग करके वर्टिकल डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सुदर्शन टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये
शुरुआत आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये सारे विचार आने चाहिए समाज में। ऐसे ही एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है कि सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और चरण से शूद्र अजायते, मुखम आसीत ब्राह्मण। कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा कोई कह सकता है? पर ये लिखा है, मैं सारी चीजें ऐसे करता हूं, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। हमें सिर्फ अपने धर्म ग्रंथों पर शंका भी करने का अधिकार नहीं है। ये अलग की बात है कि हमारी समझ कुछ कम है, हम समझ बढ़ाएं, उसके लिए शंका भी नहीं करनी चाहिए। और मैं इस तरह के 1000 प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ऋग्वेद में चरण से शूद्र को लिखा है। आप सोचिए जरा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मतलब स्मॉल चैप्टर में, उस चैप्टर में 16 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र हैं। मंत्र नंबर 11 में लिखा है मुखम आसीत ब्राह्मण, यानी उसका मुख ब्राह्मण था। ये पास्ट टेंस की बात लिखी गई है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की नहीं है। मुखम आसीत ब्राह्मण, यानी उसका मुख ब्राह्मण था, उसकी भुजाएं ये। जस्ट आफ्टर 1 श्लोक, यानी 13वें श्लोक में क्या लिखा है कि उसी विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, उसकी नाभि से अंतरिक्ष बना और चरण से उसके पृथ्वी बनी, और चरण से पृथ्वी बंधनी और चरण से शूद्र निंदनी। क्यों? यह भी एक प्रश्न उठता है। इसलिए केवल शूद्रों को बांटने, हमारे समाज को मिसगाइड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, देखो ब्राह्मणों ने तो तुम्हें पैर से उत्पन्न किया, जबकि पैर से तो पृथ्वी है, सुबह उठते ही पैर पृथ्वी को पहले टच करते हैं। लेकिन दलितों को सुबह टच नहीं करते हैं, उनको हीन भावना से देखते हैं, उनको दूर करते हैं, अस्पृश्य उनको मानते हैं। क्यों आखिर में ऐसा? शूद्र को तो नहीं है, वो करते हैं। ऐसे इन्हीं सब विषय पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक महान संघर्ष छेड़ा था, बहुत बड़ा संघर्ष, और उन्होंने अपने समझ को भी विकसित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं कहीं जगह कुछ जो भ्रम समाज में फैला था उसके भी शिकार हुए। जो मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया सड़क पर। ये कहा कि ये बिल्कुल गलत चीज है, इसमें एक वर्ग विशेष के लिए हीन भावनाएं लिखी गई हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर को जब समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी रिगिंग है, कितनी बड़ी एक तरह से योजनाबद्ध हिंदू समाज को डैमेज करने की कोशिश की गई है, तो डॉक्टर अंबेडकर समय रहते अपनी उस गलती का सुधार भी किए। पर बड़ा दुख है कि उन्होंने जो लिखित बात कही उसको समाज में नहीं लाया जा सका, और जो उन्होंने कुछ बातें समाज के सामने करके दिखलाई वो आज भी जिंदा है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में वही जिस किताब का मैंने रेफरेंस दिया, दी अनटचेबल, लिखा। तो दी अनटचेबल के पेज नंबर 99 पर लिखा कि देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुइरा, शूद्राज एंड अंत्यजवाज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। ये कह करके उन्होंने मनु को क्लीन चिट दिया है, ये कोई भी देख सकता। पर कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर तो हिंदुओं के विरोधी थे, मनुस्मृति के विरोधी थे। मनुस्मृति इनफैक्ट है क्या? 1828 में मैकाले के सुझाव के बाद यह तय हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को अगर डिवाइड नहीं किया गया, दलितों को डिवाइड नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में शासन करना मुश्किल है। कंपनी राज उस समय था और कंपनी को थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो अंग्रेजों ने एक चाल चला, ममता दिखलाया हिंदू समाज के प्रति, और 1826 में यह तय किया गया कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का प्रकाशन किया जाएगा, उनको हम लोग सहानुभूति उनसे लिया जाए। तो हिंदू धर्म ग्रंथ के प्रकाशन का जब उनका ये नियम पास किया गया और जब भारत में उसका परोक्ष रूप लाने की कोशिश की गई, तो महाभारत नहीं छापा गया, रामायण नहीं छापा गया, रामचरितमानस जो जन जन में व्याप्त का उसका भी छापने का निर्णय नहीं लिया गया।
भागवत गीता जो जीवन जीने के सिद्धांत बतलाती है उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। छापा गया तो मनुस्मृति को 1828 में छापा गया, और सिर्फ इसलिए छापा गया कि इसमें हिंदुओं के प्रति जो दलित शूद्रों के प्रति जो हीन भावनाएं हैं उससे हम दलितों का शिकार करेंगे। और बहुत सारे उसके श्लोक निकाल दिए गए और बहुत सारे श्लोक उसमें मिला दिए गए, पर हमने जो एक श्लोक बताया था ये श्लोक आज भी है, और ये एकमात्र श्लोक नहीं है, इसमें अगला श्लोक भी आप सुन सकते हैं। कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत मनुस्मृति है, पर ब्राह्मण के विरुद्ध क्या मनुस्मृति में है ये भी देख ले। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 157 यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगा, यानी जिस प्रकार लकड़ी का हाथी नाममात्र का हाथी होता है, चमड़े का मृग नाममात्र का मृग होता है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण नाममात्र का ब्राह्मण होता है। यह भी आज तक लिखा हुआ है, कोई भी देख सकता है। मनुस्मृति का श्लोक नंबर 127, जब चारों वर्ण के लोग एक साथ बैठे हो और उसमें ब्राह्मण 90 वर्ष की आयु को पार कर गया हो तो ब्राह्मण भी उसको साष्टांग प्रणाम करेगा, पैर छू करके प्रणाम करेगा। ये आज भी लिखा हुआ है, कोई भी देख सकता है। ऐसे सैकड़ों श्लोक आज भी है, पर गिने चुने 2-4 श्लोक ले आकर के देश में एक भ्रांति पैदा करने की कोशिश की गई है, और वो भी वो श्लोक जो मनुस्मृति के साथ मेल भी नहीं करते हैं। खैर, डॉक्टर अंबेडकर ने एक और अपने संघर्ष का विषय सामने रखा था। इस देश में 2 धाराएं चलती हैं। एक धारा तो ये कहती है कि यहां मूल निवासी है, एक धारा ये कहती कि आर्य बाहर से आए। डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू में तो आर्यन थ्योरी को इंडोर्स किया, और इसलिए इंडोर्स किया कि बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि हाँ, आर्य बाहर से आए, उत्तरी ध्रुव से घोड़े पर सवार होकर के आए। बाल गंगाधर तिलक के ज्ञान के बारे में गांधी जी ने कहा था कि उनके ज्ञान की ऊंचाई इतनी है कि अंतरिक्ष को भी पार कर जाए तो भी उसका अंदाज नहीं लगेगा। पर मैं छोटा एक साधारण सा स्कॉलर हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्य घोड़े पर सवार होकर के भारत आए। आना होता उनको तो वो अरब से घोड़े तो अच्छे किस्म के अरब में मिलते हैं, अरब से वो सवार होकर के भारत आ सकते थे। हकीकत ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को इस खड़ंज का जो ही भान लगा तो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, पर तिलक जी को तो अपनी गलती सुधारने का अवसर ही नहीं मिला और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को जब समझ में आया कि ये जो आर्यन थ्योरी है ये केवल दलितों को हिंदू समाज से अलग थलग करने की योजना है, तब उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए 1953 में कहा कि आर्यन थ्योरी जो है ये अंग्रेजों की चलाई हुई थ्योरी है, और यह थ्योरी सिर्फ इसलिए सिद्धांत चलाया गया है कि इस देश में अंग्रेज ये साबित कर सके कि केवल वही नहीं विदेशी हैं, बल्कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं जो राज कर रहे हैं इस देश में, ये भी विदेश से आए हुए हैं, ये भी विदेशी हैं। इसके लिए ये गत शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक है, यह शब्द लिख करके उन्होंने इसको काटा था। लेकिन आज भी एक वर्ग बड़ा है दलितों में जो कहता हम मूल निवासी हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय तो बाहर से आए। कितने बड़े भ्रम हैं, पर इसको कौन जनरलाइज करे। जब एकलव्य की कथा को आज तक नहीं क्लियर कर सका गया तो अंबेडकर इत्यादि के ये सब जो बातें हैं इनको कौन ले आएगा, किसका इससे लाभ होगा। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। गोमांसाहार के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण, वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण गोमांसाहारी था, पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक किताब लिखा दी अनटचेबल के आखिरी पेज पर, पेज नंबर 106 पर लिखा कि हिंदुस्तान में अगर अस्पृश्यता का एकमात्र कोई कारण है तो वो गोमांस भक्षण है, और गोमांस भक्षण हिंदुस्तान में दूसरी से लेकर के 6वीं शती के बीच में कभी प्रारंभ हुई है। और मैं
शोध की सुविधा के लिए इसे चौथी शताब्दी मान लेता हूं, यह शब्द लिखा। यानी यह बात भी स्पष्ट कर दिया गया कि ब्राह्मण गोमांसाहारी नहीं था, ये डॉक्टर अंबेडकर की खोज है। पर आज भी देखिए तो हाँ भाई, आपके यहाँ तो गोमांस भक्षण ये है वो है, सारी बातें आती रहती हैं। देखिए, हमारे देश में दलित समस्या का केवल राजनीतिकरण हुआ है और कुछ नहीं। चुनावी जो व्यवस्था है, इस चुनावी व्यवस्था में जितने टुकड़े कर सको करो, जब टुकड़े टुकड़े में आदमी बट जाएगा तो उसका राजनीतिक लाभ मैक्सिमम लिया जा सकता है। मेरा ये सोच है। हालांकि मैं उसी राजनीतिक क्षेत्र का ही एक प्राणी हूं, फिर भी मैं इस स्थान पर बैठ करके, और आज जब सुदर्शन टीवी द्वारा इतना बड़ा एक काम किया जा रहा है तो वहां मैं सच्चाई बोलने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा। कल अभी 2 दिन पहले भारत की संसद में दलित विषय पर चर्चा हुआ था। पूरा 1 दिन का चर्चा हुआ था। चर्चा 2 बजे प्रारंभ होनी थी, लेकिन 2:35 पर प्रारंभ हुई। पर मैं भी वहां पर था, मैं देख रहा था संसद में बैठकर। उसके 1 दिन पहले कश्मीर की समस्या पर चर्चा हुआ था, और जब कश्मीर की समस्या पर चर्चा हुआ था तो पूरा सदन खचाखच भरा हुआ था। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सारे लोग भरे पड़े थे और बेहतरीन चर्चा हुई। और देश के संगठन के लिए, यूनियन के लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश एक दिखाई दिया था। मैं देश को बधाई देता हूं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी मैं, जो संसद में ये हुआ ये प्रयास, इसके लिए मैं सरकार को भी एक तरह से बधाई देता हूं। और सरकार बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला है, उन्होंने पीओ के बारे में जो बोला, आज सच्चाई है कि यही शब्द आवश्यक है पाकिस्तान को सही जवाब देने के लिए। पर 1 दिन बाद जब दलित इशू पर चर्चा का दिन था तो चर्चा प्रारंभ होने की भी स्थिति नहीं दिख रही थी, क्योंकि सदन में कोरम ही पूरा नहीं होता है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जिस सदन में 89 शेड्यूल कास्ट के सांसद हो, 47 शेड्यूल ट्राइब के सांसद हो, और 52 सांसदों का जो कोरम था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। ये बात, ये गंभीरता है हमारे देश में दलित समस्या के समाधान की। सत्ता और विपक्ष, सत्ता पक्ष में तो मैंने देखा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी अगली बेंच पर बैठे थे, और सत्ता, जब से चर्चा प्रारंभ हुई तब से लेकर अंत तक बैठे थे। पर विपक्ष की जो गैर जिम्मेदाराना भूमिका मैंने देखा, वो शर्मनाक मैंने देखा। अगली पंक्ति पर एक भी आदमी बैठा नहीं दिखाई दिया। फुटेज दिखला देंगे हमारे चेयरमैन साहब, इनके पास सब कुछ होगा उस दिन का। ये है दलित, कितना देश गंभीर है दलित समस्या के बारे में। जबकि हकीकत तो ये है कि दलित समस्या का समाधान इस देश के न केवल सशक्तिकरण के लिए, बल्कि जो हम एक स्वप्न देखते हैं कि भारत विश्व गुरु के रूप में हो, उसका ब्लूप्रिंट है, उसका ब्लूप्रिंट, उसका मंत्र है दलितोत्थान। इतना महत्वपूर्ण है। हिंदू समाज में का अभिन्न है दलित समाज, और अगर दलित समाज का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास कैसे होगा? दलित नेताओं की क्या स्थिति है? मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर कि दलित जो नेता हैं वो सर्कस के शेर की तरह होते हैं। सर्कस बगैर शेर के नहीं चल सकता, ऐसे भारतीय राजनीति का सर्कस बगैर शेर के नहीं चल सकता, यानी बगैर दलित के नहीं चल सकता। सर्कस के शेर के साथ क्या होता है? उसको इतना खाना नहीं दिया जाता, इतना कम खाना नहीं दिया जाता कि वो पिंजरे में दम तोड़ दे, अथवा इतना ज्यादा खाना नहीं दिया जाता कि वो पिंजरा तोड़ के बाहर निकल जाए। ये तो हालात है। इसलिए दलित सांसद वो भी दलितों के इशू पर एक नहीं हो पाते हैं। वो अपने इशू पर, जिस इशू के लिए वो चुन कर आते हैं, उस पर भी एक नहीं होते। ये दुर्भाग्य है, ये स्थिति है। हिंदू समाज की संरचना में दलित समाज कहाँ है, जरा ये देख लें। हमने एक
अध्ययन किया था 12वीं सदी के पहले का हिंदू समाज और उसके बाद का हिंदू समाज। 12वीं सदी के पहले का हिंदू समाज में 4 वर्ण होते थे, 117 गोत्र थे और मात्र 36 जातियां थी। मैंने पूरा वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ सबको मैंने पढ़ा। जो मैंने टेबल तैयार किया उसमें हमें केवल 36 जातियां दिखाई दी, 117 गोत्र मिले और मात्र 4 वर्ण मिले। यही था ताना बाना पूरा हिंदू समाज का। पर भारत सरकार के गजट के हिसाब से आज का ताना बाना क्या है, सुरेश चौहान जी जरा देख लें। आज 6,500 जातियां सिर्फ हिंदू समाज में हैं और 50,000 से ज्यादा उपजातियां। सिर्फ एक ब्राह्मण जाति में 1,008 उपजातियां, सिर्फ एक क्षत्रिय जाति में 1265 उपजातियां। दलितों में आ जाए, मैं पूरा डेटा नहीं दूंगा कुछ प्रमुख जातियों का, सिर्फ एक चमार जाति में 410 उपजातियां, सिर्फ एक खटिक जाति में 1871 उपजातियां, सिर्फ एक वाल्मीकि जाति जो स्कैवेंजर जाति, जो सबसे निम्न जाति, सो कॉल्ड निम्न जाति कहे जाते हैं हिंदू फोल्ड में, सिर्फ एक वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां। इतनी तो हमें अभी प्राप्त हुई है, इससे ज्यादा ही हो सकती है। यानी कास्ट विद इन कास्ट, मटर की दाने की तरह बिखरा हुआ हिंदू समाज कैसे एक होगा? सिर्फ एक अनुसूचित जाति में 1208 जातियां, सिर्फ एक वनवासी यानी ट्राइबल जाति सूची में 465 उपजातियां। कितना आप देखेंगे, कितना हिंदू समाज बटा हुआ। जैसे एक शीशे को जमीन के ऊपर पटक दे तो उसकी इतनी टुकड़े होते हैं कि गिनना मुश्किल होता है। क्या कहीं ऐसा ही कभी हिंदू समाज को पटक तो नहीं दिया गया? उदाहरण के लिए ब्राह्मण में एक जाति का नाम है सरजुपारी ब्राह्मण, बड़ा प्रमुख जाति है, ये गोत्र है। क्या ये नाम है? क्या ये संज्ञा है? ये तो सर्वनाम है, ये तो लोकेशन है। अ रिवर एंड क्रॉस ऑफ द रिवर, एक नदी और उसके उस पार, यानी सरजू पारी ब्राह्मण। सोचिए कितना अफरा तफरी इस देश में रहा होगा कि लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर नाम तय कर दिए थे। 12वीं सदी के पहले ऐसा नहीं था। 12वीं सदी के बाद इस देश का चेहरा बदल गया। 5 नए वर्गों का उदय हुआ। पहला, मुस्लिम समाज। हिंदुस्तान था ये, यहां मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब मुस्लिम इन्वेडर्स, अरेबियन शक्तियां भारत में आई और लगातार रौद करके इस देश में धर्मांतरण का काम प्रारंभ की, तो मुस्लिम समाज का उदय हुआ 12वीं सदी के बाद। दूसरा, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जब अंग्रेज यहां पर आए तो बड़ी तेजी से क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ। तीसरा, सिखिज्म, सिख कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी। सरदार कम्युनिटी तो 1915 में 15वीं शताब्दी में और 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य उसका इमर्ज की। और रही बात 2 और वर्ग, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिसको कि अंबेडकर कहते हैं कि दे आर नॉट शूद्रास। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी उदय 12वीं शताब्दी के बाद हुआ, क्योंकि भारत सरकार के गजट के हिसाब से शेड्यूल कास्ट वही हो सकता है जो या तो अनटचेबल हो या तो अनक्लीन ऑक्यूपेशन में हो, अस्वच्छ कार्य में हो। तीसरा कोई आधार नहीं है शेड्यूल कास्ट का। तो जरा देख ले कि शेड्यूल कास्ट का ये आधार देश में बना कब। मैंने सारे धर्म ग्रंथों को दिया और चुनौती के साथ, और यहां भी मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं कि 12वीं सदी के पहले हिंदुस्तान में हिंदू व्यवस्था में कोई एक अनटचेबिलिटी का उदाहरण दे देगा तो मैं उसके घर में सफाई का काम करने के लिए तैयार हूं। नहीं है। और इस आधार पर मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में ये जो दलित समाज है 12वीं सेंचुरी के पहले नहीं था। ये स्वाभिमानी ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे, उनके स्वाभिमान को भंग करने के लिए, उनको चकनाचूर करने के लिए, क्योंकि वो कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको गंदे कामों में लगा करके उनके स्वाभिमान को भंग करके, से भंग शब्द से भंगी शब्द बना है।
और वो उनको दलित बना दिया गया। दमन और दलन के उपरांत दलित बना दिया गया। लंबी कहानी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, समय भी कम हो रहा है। वोट की राजनीति है, बढ़ता चला गया समाज, और भारत सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। और आज भी अगर ऐसा ही सब रहा तो यह देश में सामाजिक विचार, या हम लोग जो कल्पना करते हैं कि देश दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, कम से कम हमें दलित समस्या का जो ये समस्या है इसका समाधान करने के बाद ही वो उपाधि मिलेगी। और हम सबको गंभीरता के साथ इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दलित वास्तव में, दलित समाज का उत्थान के 2-4 कारण हैं, जो तरीका है। जैसे समरसता, सामाजिक समरसता एक ऐसा उपाय है जिससे कि हिंदुस्तान के जो दलित और उच्च जातियों का जो एक गैप है उसको पाटा जा सकता है। और ये केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का जो एक टेक्निक है, पद्धति है, इससे न केवल भारत की जाति व्यवस्था का समाधान है, जाति भेद की व्यवस्था का समाधान है, बल्कि अमेरिका के रंग भेद का भी समाधान है। और शेष विश्व में जो अमीरी गरीबी का भेद है, इसका भी समाधान सामाजिक समरसता विषय से निकलेगा। और मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में जो ये सामाजिक समरसता का भारतीय टेक्निक है, इसी से पूरे दुनिया का समाधान निकलेगा समस्याओं का। गरीबी उन्मूलन आवश्यक है। 60-70 साल देश की आजादी के हुआ, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और अभी तक यही देश में चला गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम। पर गरीबी ऐसी क्या, कौन सी गरीबी जो 70 साल से हम कोशिश कर रहे हैं और नहीं हुआ? वैसे ही जैसे 70 साल से दलित समस्या का 200 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ, क्योंकि रोग कहीं और है, इलाज हम कहीं और कर रहे हैं। इसलिए ये जो गरीब, अब आप देखिए संसद में एक घटना होती है, देश मौन रहा। संसद में लैंड एक्विजिशन बिल आया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, सरकार ने भी एक स्टेप पीछे कर लिया। कल्पना कीजिए कि सरकार का ये कमिटमेंट है कि हम प्रत्येक नौजवान को रोजगार देंगे। रोजगार के लिए कल कारखाने आवश्यक हैं। कल कारखाने जमीन पर लगेंगे, आसमान में नहीं, संसद के प्रांगण में नहीं लगेंगे। और जमीन के लेने के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल कितना आवश्यक है, इसका कल्पना करिए। क्या गरीबों के लिए जो कल कारखाने लगेंगे कोई आराम से वो अपनी जमीन दे देगा क्या? हमारी सरकार इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं हमारी सरकार में बोलता हूं, और देश की सरकार, हमारी सरकार ने यह कहा है कि हम सन 2022 तक प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके सिर पर छत नहीं, उसको हम छत देंगे। छत कहां बनेगा? जमीन पर बनेगा कि आसमान में बनेगा? और गरीबों के छत बनाने के लिए, आवास देने के लिए जो लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहां से आएगा? कौन देगा? कौन आगे बढ़ करके अपना जमीन देगा? उसको तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। पर सरकार एक कदम पीछे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नादान लोगों ने जिस बुरे ढंग से उसका विरोध किया और दुष्प्रचार किया कि सरकार को बहुत सारे ऐसे मोर्चे पर काम करना था, इसलिए एक कदम पीछे करना पड़ा। विकास इत्यादि तो है। आज एक चर्चा और भी हमारी हुई कि हमारे देश में 99% ऐसे लोग हैं जिनको कानून की जानकारी ही नहीं। कानून की तो छोड़ दीजिए, उनके लिए क्या प्रावधान है इसकी भी जानकारी नहीं है, जिससे उनको सीधे लाभ हो सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, पर उनको जानकारी नहीं, उसका लाभ कैसे लें। और 99% इस देश के लोगों को संविधान की जानकारी नहीं, कानून की जानकारी नहीं, तो आदर्श सिटीजनशिप, आदर्श नागरिकता के बारे में भी क्या कहा जाए। टुकड़े टुकड़े में अधिकार की लड़ाई हो रही है, कहीं भोजन का अधिकार, कहीं शिक्षा का अधिकार, कहीं महिला का अधिकार, कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट, ये एक साथ हो सकता है। और इसी तरह से
जज के सामने अगर कोई अपराधी पहुंचता है तो जज ये मानकर चलता है कि ये जो सामने बैठा हुआ अपराधी है, इसने अपराध किया है, ये जानबूझ करके कानून तोड़ा है और इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पर सामने वाले को तो कानून की जानकारी ही नहीं, वो तमाम दफाएं बोल देते हैं, उसका वो जिंदगी भर सजा भोग करके भी आ जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि किस अपराध में उसको सजा मिला है। इस देश में हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी जरूरी है। अगर कानून की जानकारी हो जाती है तो देश में जो आज उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न इत्यादि की घटनाएं हैं, इस पर रोक लग सकता है और लोगों के मन में संवेदना पैदा हो सकती है। इसलिए ये सब कारण से हम दलित समस्या का समाधान कर सकते हैं, पर दलित समस्या का हकीकत तो यही है कि इस समस्या को समझने का, इस समस्या को सही ढंग से समाज में रखने का और इस समस्या के आड़ में जो राजनीतिक खेल चल रहे हैं उस खेल को बंद करने का काम अगर नहीं हुआ तो इस देश का विकास ठप हो जाएगा। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ पूरा करता हूं कि देश को सशक्त बनाना है। भारत का एक विशिष्ट स्थान है विश्व कम्युनिटी के बीच में। उस स्थान को अगर हमको भारत के साथ जोड़ना है तो हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। मैं श्री सुरेश चौहान जी को, श्री गर्ग जी को और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिंह साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। और अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न अगर आप लोगों के होंगे तो मैं उसका उत्तर भी देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि अब जब भी दलित या दलित समस्या पर बात होगी तो सबसे पहले लोग डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की बातों को याद रखेंगे, तब किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। बहरहाल आप लोगों के बीच में अगर कोई मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से। अच्छा, इधर से मैं शुरू करती हूँ। हाँ सर, आज जो आपने दलित के विषय पर जो वक्तव्य दिया है कमाल है। आज आपने इस मुद्दे को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। मैंने बहुत सारे वक्ता सुने हैं, लेकिन किसी ने इतना स्पष्ट दलित के ऊपर बोलता नहीं देखा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आज अचानक सब दलितों की बात कर रहे हैं और जब किसी दलित का झगड़ा किसी हिंदू जाति के स्वर्ण से किसी दूसरे से हो जाए तो दलितों के बहुत सारे पक्षधर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी दलित का झगड़ा यदि किसी मुस्लिम से हो जाए तो पता नहीं वो कहां चले जाते हैं। एक मैं सच्ची घटना बताता हूं आपको, मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। देखिए, आपने जो बात कही है उसका उत्तर भी आपने ही दिया है। ये राजनीति हो रही है इस देश में। दलित समस्या का इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया है कि आदमी अगर इसमें कुछ न भी करे तो स्वयं ही वो राजनीति हो जाता है। आज जो बटा हुआ समाज है, चुनाव ने हमारे देश की व्यवस्था को बिल्कुल बांट करके रख दिया है और उस व्यवस्था का जो नकारात्मक पक्ष है वो दलित समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर राजनीति से हट करके हम केवल संवेदना के साथ इसको देखें तो ऐसी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल इधर से भी लेते हैं। हाँ सर, मैं आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ। सर नमस्कार, मेरा नाम सतीश गुलिया है। सर, अभी आपने दलित के बारे में इतना व्याख्यान किया और जिसको हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई गई जो हमें जानकारी में नहीं थी। सर, ये राजनीतिक दल जिसको देखो वो ही दलित के लिए पहले से काम करते आए हैं। पुराने समय से कांग्रेस से मायावती जी से सभी सरकार करती आई हैं। हमारे मोदी जी सरकार में अब आए हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले से दलित के बारे में ध्यान देते आए हैं। अगर इस सरकार ने दलित के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी तो बाकी सब राजनीतिक दलों को क्यों परेशानी होने लगी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, अत्यंत संवेदनशील हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक दलित वर्ग से ही हूँ, इसलिए उनके साथ बहुत सारे ऐसे हम लोगों के इंटरेक्शन रहे हैं। सच्चाई वो जानने की कोशिश भी करते थे और हम लोग भरसक कोशिश करते थे कि उनको
जो भी वो अपेक्षा कर रहे हैं उसको बताया जाए। बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे ढंग से वो देश में काम कर रहे हैं। जितनी भी अभी तक की योजनाएं हैं, 70-80 योजनाएं अभी तक आ चुकी हैं हमारी सरकार की तरफ से। हर योजना का पहला एक तरह से देखा जाए दस्तक तो वो गरीबों के द्वार पर होता है। यानी पहली बार देश में गरीबों के लिए बनी हुई सरकार की सारी योजनाएं, मैं सभी योजना की बात कर रहा हूं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे कोई भी योजना, उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गरीब है। और दलित समाज 90% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे आता है। इसलिए सारी योजनाओं का संबंध सीधे दलित समाज से है। बड़ी पवित्र मन से ये कार्य हो रहा है, आने वाले समय में पूरा होगा। पर डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं एक बार संघ के अधिकारियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा था। उन्होंने गुरुजी से कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे संघ का नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी संघ के कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन अप्रिशिएट करने का उनका लेवल था। उन्होंने कहा कि संघ अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में समरसता लाने की, पर यह प्रयास सामाजिक प्रयास है, सामाजिक क्रांति है। और सामाजिक क्रांति की चाल बहुत धीमी होती है, 200-250 साल में ये कार्य पूरा होगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक काम की बजाय राजनीतिक काम को इसलिए स्वेच्छा से स्वीकार किया था कि उनका कहना था कि राजनीतिक क्रांति जो की चाल घोड़े की तरह होता है और सामाजिक क्रांति की चाल कछुए की तरह होता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र पर भरोसा रखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी भरोसा रखा, पर वो बड़े पवित्र मन से होना चाहिए, राजनीति करने के दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय कम है और हमें कार्यक्रम का समापन भी करना है। और हम इस कार्यक्रम के बाद सर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के अध्यक्ष एनपी सिंह जी से कि आज हमारे मुख्य वक्ता का वो आभार व्यक्त करें। सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुदर्शन चैनल के हमारे चेयरमैन यहाँ पर सुरेश चौहानकर जी बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्री जी ने बहुत सारी बातें आज दलित के ऊपर हम लोगों को बताई जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से दलितों के साथ किया गया है। और हमारे नंदकिशोर गर्ग साहब यहाँ पर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं हमारे दलित के ऊपर। शास्त्री जी इतने बड़े विख्याता जी हैं जिन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं। शायद हम लोगों को जानकारी होने के साथ साथ, नहीं होने के साथ साथ बहुत जनता को नहीं है, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ कि साथियों, हम लोग गांव से चलकर यहाँ तक आए हैं। हमारे यहाँ दलित शब्द को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से हैं, लेकिन सभी परिवार के लोग, हमारी माताएं, चाची, ताई, ताऊ, चाचा, नाना, सभी हर जाति के लोग हमारे पारिवारिक होते हैं। और कहीं भी दलित की इस तरह से बात, केवल जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं वो दबंग होते हैं, और जो लोग शराफत से काम करते हैं वो दलित के तरह से काम करते हैं। सारे ही लोग किसी भी जाति के क्यों ना हो, शरीफ सज्जन लोग को आप समझ सकते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो गुंडे लोग हैं वो खराब काम कर रहे हैं। इसको मैं जहां तक समझता हूं किसी जाति विशेष से ना लेकर अच्छे इंसानों के साथ हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, और उनके साथ वही समझना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो दलित के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अब हम कहना चाहते हैं कि चाहे वो बहन मायावती जी हो, कैसे दलित हो सकती हैं, कैसे गरीब हो सकती हैं, अमीर लोग दलित नहीं हो सकते। अच्छे लोग, हमेशा शरीफ लोग दलित होते हैं। हम सब मिलकर दलितों का साथ दें, सहयोग करें, मिलकर काम करें। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे गणमान्य अतिथियों और हमारे दर्शकों का। आज राष्ट्रीय व्याख्यान माला में अभी बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। 6 बजे ठीक हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष एक विद्वान व्यक्तित्व के साथ और विशेष बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।